सोचिए भारत में एक नया कानून आता है और रातों रात देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों को एक बहुत बड़ा वित्तीय झटका लग जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर ये नए लेबर कोड्स क्या हैं और कैसे इन्होंने स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी हलचल मचा दी। ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे उस अचानक आए प्रॉफिट शॉक से जिसने सबको हैरान कर दिया। तो हुआ ये कि अचानक से एक खबर सुर्खियों में आ गई कि भारत की जो टॉप आईटी कंपनियां हैं उनके मुनाफे में एक बहुत बड़ी एकदम अचानक से गिरावट आई है। और हमारी कहानी का केंद्र है ये नंबर 2128 करोड़ रुपए। सोचिए, ये सिर्फ एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक नए कानून की वजह से लगा एक मुश्त झटका था। और बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं थी। मार्केट के जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने तो तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। जेफरीज ने यहां तक कह दिया कि ये नए लेबर कोड्स आईटी सेक्टर के मुनाफे का 5वां हिस्सा तक साफ कर सकते हैं। और ये असर कितना फैला हुआ था, इसका अंदाजा आप इस टेबल से लगा सकते हैं। देखिए, सिर्फ टीसीएस ही नहीं बल्कि इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी कंपनियों को भी करोड़ों का ऐसा ही चार्ज अपनी किताबों में दिखाना पड़ा। तो सवाल उठता है कि भाई इस पूरे वित्तीय भूचाल के पीछे आखिर था कौन? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव में, भारत के नए लेबर कोड्स। देखिए, इन कोड्स को लाने का मकसद बहुत सीधा सा था। दशकों से चले आ रहे करीब 29 अलग अलग जटिल कानूनों के जाल को हटाकर 4 सरल और मॉडर्न कोड्स का एक ढांचा तैयार करना। और ये हैं वो 4 नए कोड्स। पहला, कोड ऑन वेजेस 2019, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। मतलब भारत में रोजगार से जुड़ा लगभग हर पहलू अब इन्हीं के दायरे में आता है। और ये सब हुआ बहुत तेजी से। 2019-20 में ये कानून संसद में पास हुए और दिसंबर 2025 तक ये सिर्फ कागज पर कानून नहीं रहे बल्कि कंपनियों की बैलेंस शीट पर एक बड़ी हकीकत बनकर सामने आ गए। वैसे तो ये कोड्स बहुत बड़े और व्यापक हैं, पर जो अरबों का झटका लगा उसके पीछे एक खास नियम है, एक छोटा सा बदलाव जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो बदलाव था वेजेस यानी वेतन की एक नई यूनिवर्सल परिभाषा। अब कानून ये कहता है कि किसी भी कर्मचारी की टोटल सैलरी में कम से कम 50% हिस्सा उसकी बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस का होना ही चाहिए। यही है वो 50% का नियम। अब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। पहले क्या होता था, कंपनियां बेसिक पे कम रखती थीं और अलाउंस ज़्यादा देती थीं। लेकिन अब अगर एचआरए या स्पेशल अलाउंस जैसे भत्ते आपकी कुल सैलरी के 50% से ज़्यादा हो गए तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे भी वेतन का हिस्सा मान लिया जाएगा और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले की स्ट्रैटेजी और अब की हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले कंपनियां ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड जैसे खर्चों को कम करने के लिए बेसिक पे को कम रखती थीं, लेकिन अब इस 50% वाले नियम ने उस पुरानी प्रैक्टिस को एक झटके में खत्म कर दिया, जिससे कंपनियों की देनदारियां अचानक बढ़ गईं। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि वेतन का ये नया नियम आखिर कंपनियों के मुनाफे पर इतने बड़े चार्ज में कैसे तब्दील हो गया। मतलब कानून से लेकर बैलेंस शीट तक का सफर कैसा रहा। तो देखिए, ये एक तरह का फाइनेंशियल चेन रिएक्शन है। सबसे पहले वेतन की नई परिभाषा आई। इसकी वजह से ग्रेच्युटी जैसे फायदों की कैलकुलेशन का बेस बढ़ गया। अब क्योंकि बेस बढ़ा तो कंपनी की कुल देनदारी भी बढ़ गई और अकाउंटिंग के नियमों के हिसाब से कर्मचारियों की पुरानी सर्विस का जो भी बढ़ा हुआ खर्च है उसे तुरंत एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना जरूरी है। और क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी थी, इसे एक्सेप्शनल आइटम की तरह अलग से दिखाया गया। अगर हम टीसीएस का ही उदाहरण लें तो उनके 2128 करोड़ रुपए के चार्ज में से करीब 85% हिस्सा यानी 1816 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई देनदारी का था। लेकिन बात सिर्फ इस एक बार के झटके पर खत्म नहीं हुई। बाजार और निवेशक इससे भी आगे की सोच रहे थे। उनकी चिंता एक ज्यादा गहरी और लंबी अवधि की थी। इस चार्ट को देखिए, ये इन्फोसिस का ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाता है। ऐतिहासिक रूप से ये 21% के आसपास रहता था, लेकिन इस असर के बाद ये घटकर 18.4% पर आ गया। मार्जिन में इतनी बड़ी गिरावट किसी भी आईटी कंपनी और उसके निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो कुल मिलाकर निवेशकों की चिंता की मुख्य वजहें ये हैं। पहला, कर्मचारी लागत में ये बढ़ोतरी अब परमानेंट है, ये न्यू नॉर्मल है।
दूसरा, क्या कंपनियां अपने पुराने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रख पाएंगी? तीसरा, ये नई लागत ऐसे समय में आई है जब ग्लोबल डिमांड पहले से ही धीमी है, और इन सब का असर आखिर में स्टॉक के वैल्यूएशन पर पड़ता है। चलिए अब इन तात्कालिक मुश्किलों से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि आखिर सरकार ने ये सुधार किया क्यों, इसके पीछे का बड़ा मकसद क्या था। और यहाँ पर हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ है शॉर्ट टर्म का दर्द, जैसे मुनाफे पर बड़ा असर, मार्जिन पर दबाव और स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव। लेकिन दूसरी तरफ है इस सुधार के लॉन्ग टर्म लक्ष्य, जैसे कर्मचारियों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा, कंपनियों में बेहतर गवर्नेंस और श्रम संबंधों में ज्यादा पारदर्शिता लाना। जैसा कि सीडीक्योर टेक्नोलॉजीज के सीईओ ने कहा, तीसरी तिमाही के नतीजे साफ दिखाते हैं कि नए लेबर कोड ने कॉस्ट स्ट्रक्चर को कैसे बदल दिया है। ये एडजस्टमेंट ऑपरेशनल फेलियर नहीं बल्कि कानून के पालन की वजह से हैं। मतलब साफ है, ये बिजनेस की गड़बड़ी नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। तो अब जब कंपनियां नई बढ़ी हुई लागतों को अपना रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस नई सच्चाई में वो कंप्लायंस, कॉस्ट एफिशिएंसी और इनोवेशन के बीच संतुलन कैसे बनाएंगी। असली कहानी अब यहां से शुरू होती है कि कंपनियां इस नए माहौल में खुद को कैसे ढालती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं। यही उनके भविष्य को तय करेगा।